मेरे गुरु भी रहे हैं विधि संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज त्यागी सर मेरे गुरु रहे हैं। आज उपस्थित सम्मानित यादव सर जो भी मेरे गुरु रहे हैं और एमएच कॉलेज के अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष, अन्य गुरुजन, एलएलबी कर रहे सभी छात्र छात्राएं, इस कार्यक्रम का बहुत खूबसूरत संचालन कर रही दोनों एंकर महोदया, और इस कार्यक्रम के सुनहरे पलों को अपने कैमरे में लगातार कैद कर रहे और आगे तक पहुंचाने में लगे मीडिया कर्मी। सबसे पहले मैं आज एमएच कॉलेज के 70वीं वर्षगांठ, विधि विभाग की 70वीं वर्षगांठ की सबको बधाई देता हूं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हमने देखा कि 3 पीढ़ियां अभी आपने देखी एक साथ बैठी थी इस मंच पर, और उनके आपस के वार्तालाप को भी हमने देखा। बहुत खूबसूरत तरीके से इस लंबे सिलसिले को उन्होंने साथ में रखा। बहुत लंबा सफ़र हमने तय किया है और एक नया आयाम इस संस्था के साथ जोड़ा गया। आज जो पहली एल्यूमिनी मीट आज आप लोगों ने आयोजित की है, उसके लिए आप सभी लोग बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। और जैसा गोयल सर ने कहा कि अभी ये शुरुआत है, शायद कम लोग जुड़े हैं, लेकिन आप संख्या में जरूर कम है, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत आगे तक जाने वाली है। जितने भी लोगों से आप मिलेंगे कुछ दिनों में, वो लोग जरूर महसूस करेंगे कि हम लोग भी शायद उस कार्यक्रम का भाग होना चाहिए थे। मिस करेंगे और अगले साल आपका शायद ये हॉल छोटा पड़ जाएगा, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। शायद आपको एक बड़े मैदान में कार्यक्रम आयोजित करना पड़ेगा। और ये मंच भी फूलों से भरा रहेगा, इतने आपको गुलदस्ते लेकर आने पड़ेंगे। मेरा जैसे परिचय शुरू में दिया गया, कुछ चीज़ें मैं और जोड़ना चाहूँगा। बड़ी अलग सी बात है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं विधि के क्षेत्र में भी आऊँगा। आप सब लोग भी आश्चर्य फील कर रहे होंगे कि सर ऐसी बात कर रहे हैं। ये बात सही है। जब मैं इसी कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया, तब तक भी दिमाग में कहीं नहीं था कि एलएलबी करना है। 96 में मैंने बीएससी कंप्लीट किया तो एलएलबी एंट्रेंस का फॉर्म निकले, तो मैंने फॉर्म नहीं भरा। मैंने यार अभी मन नहीं है एलएलबी करने का, और मैंने एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया। अब देखिए, एक साइंस का स्टूडेंट रहा, आईआईटी का भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन नहीं हो पाया वहाँ सिलेक्शन मेरा। और फिर एमए की एक नई राह हमने पकड़ ली, एमए इकोनॉमिक्स में पढ़ने लगे। जौहरी सर हमारे विभागाध्यक्ष हुआ करते थे उस समय, अग्रवाल सर हुआ करते थे, बड़ा अच्छा माहौल था वहाँ पर भी। पिछली बार मुझे आज भी याद है, इस मंच में मैं जब मैं एमए इकोनॉमिक्स की फेयरवेल हुई थी तब खड़ा हुआ था। उसके बाद मैं आज खड़ा हूँ। सन 97 से आज 2021 आ गया है। उसके बाद सन 97 में जब एमए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया, तो मुझे किसी ने ये सूचना दी कि भाई अगले साल से एलएलबी का सिलेबस बदलने वाला है। इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें ले लो भैया, ये आखिरी बैच है पुराने सिलेबस का। तो हमें लगा चलो यार अप्लाई कर देते हैं, देखा जाएगा। तो मैंने जो है एंट्रेंस का फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम हो गया। उधर से एमए की कक्षाएं हमारी शुरू हो गई, सेकेंड ईयर की, वहाँ भी जाते रहे जब तक रिजल्ट नहीं आया। तो मुझे आज भी याद है अच्छे से, शनिवार का दिन था, ऑफिस की तरफ में खड़ा हुआ था, तो मुझे किसी ने बताया कि भाई साहब वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था वो बारिश में सारी कॉपियाँ धुल गई हैं। क्योंकि जुलाई अगस्त का टाइम था, बरसात होती है हम लोगों के यहाँ, और अब तो दोबारा से एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तब एलएलबी में दाखिले होंगे। तो सोमवार को आखिरी डेट थी एमए की फ़ीस जमा कराने की। मैं चलो भाई आज तो टाइम निकल गया, सोमवार को आके फीस जमा करा देंगे। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। संडे का वो दिन था, सुबह जब घर पर अखबार आया तो उसमें रिजल्ट छपा हुआ था, और हमने अपना रोल नंबर ढूंढा तो मिल गया। तो याद आया यार उसने तो बात गलत बताई थी। हम कॉलेज आए, पता किया जी अब क्या करना है, तो बताया कि अभी यूनिवर्सिटी से फॉर्म वगैरह आएंगे, तो 15 दिन बाद प्रक्रिया शुरू होगी एंट्रेंस को एडमिशन की, तब तक आप अपना एंजॉय करें। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, जहाँ से ये विधि क्षेत्र में मेरी जर्नी शुरू हुई। अब मैं इसको ईश्वर का आशीर्वाद कहूँ या कुछ कहूँ, आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। और वो बात भी सही साबित हुई, अगले साल से सिलेबस बदल गया।
ये जो सूचना जिन्होंने भी दी थी मुझे सन 98 में, नया सिलेबस जो आज हम पढ़ते हैं 9 सब्जेक्ट वाला, वो सिलेबस शुरू हो गया और हमारा आखिरी बैच था सन 97 का, जब 6 सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़े हैं। उसके बाद धीरे धीरे LLB तो पास हो ही गई। जैसे उस समय भी मैं अगर स्पष्ट बताऊं आपको तो बहुत ज़्यादा लॉ में मेरा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा था, पढ़ रहा था। हाँ, कोशिश ये रेगुलर क्लासेस सारी अटेंड करते थे, सभी गुरुजनों से पूरी क्लास के बाद भी टिप्स लेने की कोशिश करते थे, सब कुछ 3 साल हमने अच्छे से किया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मेरा रुझान एकेडमिक्स की तरफ बनने लगा और मैंने इस बीच जो है 2004 से लेके 11 तक 6-7 साल एकेडमिक्स की फील्ड में थोड़ा सा मुझे जो भी मैंने सीखा, मैं ये तो नहीं कह सकता मैंने पढ़ाया है किसी को, लेकिन हाँ जितना गुरुओं से सीखा उसको शेयर करने की कोशिश की कि मैं अपने जितना समझ में आया मुझे उसको दूसरे साथियों के साथ शेयर करूं, और इस शेयरिंग में ही मैं और ज़्यादा सीखता चला गया। इस दौरान मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय, IP यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, तमाम संस्थाओं के साथ काम करने का मौका मिला। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए 2010 में, तो उसमें दिल्ली पुलिस का एक ये था कि हम अपने यहाँ इंस्पेक्टर्स की भर्ती करेंगे तो बाहर प्रोफेशनल्स से पढ़वाएंगे इस बार लॉ। तो मुझे भी उसमें मौका मिला जाने का। मैंने भी उनके यहाँ 3 महीने के बैचेस चलते थे उनके, सैटरडे संडे जाना होता था। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखने और समझने को मिली और तैयारी हम करते रहे। 2003 में ही वैकेंसी आ गई जज की। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग छोटी सी 1 मिनट की बात और बताऊं, मैं जब LLB पूरी हुई मेरी तो मैं एक दिन कोर्ट चला गया। मेरे फादर भी लॉयर हैं तो उनके साथ ही मैं गया था। तो एक मजिस्ट्रेट साहब डायस पे बैठे हुए थे, पिताजी ने परिचय कराया भी हमारा बेटा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या कर रहे हो? मैंने जी बस LLB पूरी हो गई। फिर तो यहाँ कोर्ट में क्या कर रहे हो? मैंने जी वो कुछ छोटा सा काम था उससे आया था। कह रहे हाँ ठीक है, काम से आया तो ठीक है, कोर्ट में आना नहीं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्यों कह रहे हैं? कह रहे बेटा घर बैठो, जज की तैयारी करो। और उन्होंने 2 शब्द बोले, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपके कुछ काम आए। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के अंदर सबसे आसान कोई काम है तो जज बनने का है, और सबसे मुश्किल कोई काम है तो क्लर्क बनने का है। हमें तो उस समय समझ में आया नहीं भाई क्या बोल दिया उन्होंने। ये लगा कि यार वो पोस्ट पे बैठे हैं तो उनको तो आसान लग ही रहा होगा, पता तो जब चले तैयारी करे जाए। खैर ये बात शायद उनकी ठीक थी। आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में नीचे के लेवल पर बहुत भीड़ है। आप कभी अखबारों में पढ़िए, रेलवे की परीक्षा हुई साहब, बैंक में क्लरिकल का एग्जाम है, लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, ट्रेनें फुल हो जाती हैं, बच्चे देखने को मिलता है स्टेशनों पे सो गए साहब, रात को ट्रेन नहीं मिल रही। सही बात है, बहुत भीड़ है, बहुत कंपटीशन है, लेकिन जैसे ही बस आपके सोचने की देर है कि आपको ये पद पाना है, कोई भी पद आपसे दूर नहीं है। चाहे आप IAS बनना चाहते हो, IPS, PCS, PPS, चाहे जज बनना चाहते हो, चाहे टॉप के हिंदुस्तान में वकील बनना चाहते हो, सभी लोगों ने, जितने भी मशहूर लोग लॉ फील्ड में हैं, यही IBC पढ़ी है, यही कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है। तो जब वो लोग बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? हाँ, जैसे अभी गुरुजी ने कहा, यूनिक पढ़ के पास तो हो जाएंगे लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा, कानून समझ में नहीं आने वाला। पास तो हो जाएंगे, और पास क्यों हो जाते हैं इसके बहुत सारे कारण हैं। तो अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। 2 ही चीजें चाहिए, सिंसियरिटी एंड कंटिन्यूटी। आप सतत प्रयास करते रहें और सफलता के बारे में सोचे ही मत। मैंने 2003 में पहला एग्जाम दिया UP जुडिशियल सर्विस का, और मैं पहले ही प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंच गया। तो मुझे लगा वो मजिस्ट्रेट साहब सही कह रहे थे यार, लेकिन उससे पहले मुझे पता है मैंने कितने प्रयास किए। 3 साल खूब मेहनत की और पहले प्रयास में वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन फिर भी तैयारी करते रहे, नहीं भी सफलता तो मिलेगी। उसके बाद मेरा पहला सिलेक्शन हुआ, शायद ईश्वर की इच्छा रही होगी, मेरा CBI में सिलेक्शन हो गया। 2011 में मैंने CBI ज्वाइन किया। फॉर्चुनेटली पोस्टिंग भी मुझे गायद में मिल गया, जबकि CBI ऑल इंडिया पोस्टिंग कहीं भी दे सकता है, तो यहीं की यहीं मिल गया। मैंने फादर से कहा था सब दिल्ली अगर पोस्टिंग मिल जाएगी तो मैं ज्वाइन करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट ज्वाइन इट। तो पता नहीं ईश्वर कुछ और ही मंजूर था, उन्होंने गायद में पोस्टिंग दे दी, तो चलो हमने ले लिया। उसके बाद 6 ही महीने करीब हुए थे मुझे CBI में, तो ये जिस पोस्ट पर मैं हूँ इसके फॉर्म आ गए।
एडीजे के लिए। और उस समय नियम ये था कि सरकारी वकील फॉर्म नहीं भर सकता। मैंने अब क्या किया जाए भाई, फॉर्म तो भरना है, जज भी बनना है, जो होगा देखा जाएगा। देन आई डिसाइडेड टू रिजाइन इट। तो बड़ी दिक्कत हुई, शादी हो चुकी थी, एक बेटा भी था, और मेरी वाइफ ने 2 महीने मुझसे बात नहीं की उसके बाद से। और 2 महीने बाद एक मैंने एग्जाम और दिया हुआ था उत्तराखंड का मैजिस्ट्रेट का, उसका रिजल्ट आया, उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई कि चलो इस इंसान का तो पता नहीं क्या करेगा, एक पोस्ट तो मिल गई है अब। उसके बाद खैर प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहे। सीबीआई हेडक्वार्टर जाके बड़ा मुश्किल हुआ, मतलब जितना नौकरी पाना आसान है, छोड़ना उससे भी मुझे ज़्यादा मुश्किल काम है। मुझे पता कैसे कैसे रिजाइन हुआ, एक्सेप्ट हुआ मेरा। सबसे जाके मैंने एक ही बात कही, सर मुझे काम नहीं करना, मुझे तो वो जज बनना है, कैसे बनूंगा मैं नहीं जानता, बस मुझे चलने दीजिए आप। खैर इन द मीन टाइम इधर का एग्जाम दिया, उधर उत्तराखंड से ज्वाइनिंग आ गई, तो लगा अब क्या किया जाए, या ज्वाइन कर लेते फिर देखेंगे। ज्वाइन कर लिया, 2 ही महीने हुए थे, वहाँ ट्रेनिंग चल रही थी हम लोगों की, और इंटरव्यू की कॉल आ गई यूपी से एडीजे के लिए। वहाँ डायरेक्टर साहब थे अकेडमी में, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा विवेक रिजाइन करो, जाओ, जो होगा देखा जाएगा। मैं ठीक है सर, घर पे भी तो सलाह कर लूँ, घर वालों की तो रजामंदी ले लूँ छोड़ने से पहले। खैर एक अनुभव हो चुका था छोड़ने का, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मैं घर आया, घर पे डिस्कस किया, देन आई डिसाइडेड टू रिजाइन इट। आज ही का दिन था जब मैं उत्तराखंड से वापस चला, 25 दिसंबर। 24 दिसंबर को मैंने रिजाइन लिखा 2012, और 25 दिसंबर को वहाँ से ट्रेन पकड़ के वापस गाजियाबाद आ गया। जनवरी में हम लोगों का इंटरव्यू था, इंटरव्यू दिया। जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा साहब इंटरव्यू बोर्ड में थे। कह रहे भाई आप तो उत्तराखंड से रिजाइन करके आए हो। मैंने जी सर। तो भाई अभी रिजाइन एक्सेप्ट तो हुआ नहीं? तो मैंने हाँ सर। कह रहे जब तक रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक तो नौकरी में माने जाओगे आप? मैंने यस सर। खैर उन्होंने फिर और क्वेश्चन पूछे, कह रहे अच्छा इंटरव्यू खत्म हो गया, अब उत्तराखंड से अपने रेजिग्नेशन की एक्सेप्टेंस दाखिल कर दीजिए आप। मैंने ठीक है सर, वो कर देंगे। ईश्वर का आशीर्वाद हुआ, सिलेक्शन हो गया, 6 महीने बाद ज्वाइनिंग मिल गई। तो आप देखिए ये सारा जो हुआ, मैं नहीं जानता कैसे हो रहा था ये। और 2011 में दिवाली मैंने सीबीआई में रहते हुए मनाई, 2012 की दिवाली मैंने उत्तराखंड में रहते हुए मनाई, और 2013 की दिवाली मैंने यूपी में सोनभद्र जिला सबसे दूर, वहाँ रहते हुए मनाई। इस पूरी चीज को बताने का जो आप लोगों को मेरे साथ मेरा जो उद्देश्य था शेयर करने का, वो ये था कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। सफलताएं शायद देर से मिलें, कई बार जब सफलता देर से मिलती है तो इतनी बड़ी मिलती है जिसकी आपको कभी उम्मीद नहीं होती। जिस 2003 के बैच में मैंने इंटरव्यू दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो बैच परिस्थितियां ऐसी बनी, मैं डायरेक्ट एडीजे हो गया। मैं 2013 में एडीजे हुआ, वो बैच 2018 में एडीजे हुआ। तो आप ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां किसी ने अभी सोचा भी नहीं होता। आपको अपनी उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है, बस एक चीज चाहिए, सिंसियरिटी एंड कंटिन्यूटी। मेहनत तो सब करते हैं, आप गड्ढा खोदते रहिए, जब तक रेगुलरिटी नहीं रहेगी। बहुत लोग कहते हैं सैटरडे संडे पढ़ लेते हैं, सर हम लोग बहुत पढ़ लेते हैं। मेरा कहना मंडे टू फ्राइडे करिए, पढ़िए, और सैटरडे संडे एंजॉय करिए। कंटिन्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 5 दिन क्या करते हैं, 10 से 5 क्या करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैटरडे संडे को क्या करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मस्ती करिए, खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें। मुझे आज भी जब मैं कई बार बताता हूँ कि यार आप तो बहुत डेयरिंग थे यार, आपने 2 नौकरी जोड़ दी। मैंने पता नहीं भाई, मुझे अंदर से आवाज़ आई कि बस मुझे छोड़ना है, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे उधर ही जाना है। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। दूसरी एक बात, और मैं कई हमारे साथियों ने भी बात कही कि हम लोग एमएच कॉलेज में पढ़ते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी की कई बार बातें सुनते हैं साहब, बहुत सारे इंटरव्यू में मना कर देते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के बच्चे ना आए, अप्लाई ना करें। तो इससे डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, मुझे मौका मिला है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ भी काम किया है, आईपी यूनिवर्सिटी के, अमेठी यूनिवर्सिटी, एनएलयूज के भी प्रोफेसर्स के साथ मैंने काम किया है। आप हमारे गुरुजन किसी से भी कम नहीं है, और कई मामलों में बहुत बेहतर हैं। बड़ी यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे तो सारी पढ़ाई लैपटॉप के माध्यम से हो रही है।
मेरा हमेशा मानना रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके बेसिक कंसेप्ट। चाहे वो कोई भी विषय पढ़ रहे हो आप, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप कोई भी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है वकालत में कि साहब वो जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो तो काम तो आता नहीं है, वहाँ तो कुछ और ही सीआरपीसी सीपीसी चलती है। ऐसा भी नहीं है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने सीपीसी सीआरपीसी को पढ़ा नहीं है अच्छे से। अगर आपने उसको पढ़ा है तभी तो आप यूज़ कर पाएंगे। जब हमने उसको समझा ही नहीं, हमने एग्जाम तक के लिए पढ़ा है अगर, तो भूल जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे। हमें यही नहीं पता कौन सा प्रोविजन किन हालातों में अप्लाई होना है। तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो सिचुएशंस को आपको समझने की जरूरत है कि कौन सा प्रोविजन कब यूज होने वाला है। दीज ऑल आर प्रैक्टिकल थिंग्स। सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस ये प्रैक्टिकल है हमारे पूरे लॉ का। और 4 कानून हो रहे हैं इंडिया में, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, टॉर्ट, और सबसे बड़ा संविधान हमारा। 5 ये सब्सटेंटिव लॉ और 3 प्रोसीजर। और फैमिली लॉ में जाना चाहे तो हिंदू मुस्लिम। आप इन 7-8 कानूनों को जान लें, आप देखें कोई आपको हरा पाएगा। लेकिन हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन में चीज़ें नहीं सीख सकते। जैसे भी गुरुजी ने कहा कि एक किताब हमने किसी विषय पे पढ़ी है तो मैं उसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा, एक किताब को अच्छे से पढ़ें, लेकिन एक किताब में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। आपको उस विषय पे आगे बढ़ना है अगर, तो किसी एक दूसरे राइटर की बुक और पढ़ें, जब वो पढ़ लें तो तीसरे की पढ़ लें। जब कोई राइटर लिखते हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें वो मिस कर जाएं, या वहाँ तक उनका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का वो शायद वहाँ तक ना पहुँचा हो, तो वो मिस हो जाती है कई बार। तो वो कई बार हमें दूसरे राइटर की, हो सकता है दूसरे राइटर की कुछ चीज़ें कम हों लेकिन कुछ दूसरी चीज़ों में वो बहुत बेहतर हों। तो हमेशा जो है जब एक बुक पढ़ लें तो दूसरी बुक पे भी आप प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आप कोचिंग ज्वाइन करें अगर जज बनना चाहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी सेल्फ स्टडी। मेरा कहना है जितने घंटे की कोचिंग आप पढ़ते हैं उसका डबल आप अपना घर पे भी पढ़ें। 5 घंटे कहीं कोचिंग ले रहे हो, 10 घंटे घर पे पढ़ें, तभी वो रह पाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे का टारगेट रखें। मंडे टू फ्राइडे जितना पढ़ाया गया उसको सैटरडे संडे में रिवाइज कर डालें। मंडे जब जाएं तो पिछले हफ्ते का सब कुछ आता है हमको, वो हमारी सिचुएशन होनी चाहिए। फिर आप देखिए कितना मजा आता है लॉ पढ़ने में। हाँ, एग्जाम ओरिएंट हो क्या रहा है, हम लोग जो महसूस करते हैं कहीं ना कहीं हम लोग एग्जाम को ज़्यादा फोकस करते हैं। एग्जाम को फोकस तो करना ही है, ठीक है, एग्जाम है, हमको पास भी करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन उससे ज़्यादा लॉ की अंडरस्टैंडिंग पे आप फोकस करें और लॉ को समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने कहा, मैं शेयरिंग करने की कोशिश करता था। लॉ इज द ओनली सब्जेक्ट जो मैंने फील किया है विच नीड डिस्कशन, ट्रू डिस्कशन। ये अकेले कमरे में बैठ के पढ़ाई करने वाली नहीं है चीज़। आईएएस में तो होता है, बंद करके बैठ जाइए 15 घंटे के लिए और आप आईएएस की तैयारी कर लेंगे। लेकिन अगर आप लॉ फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने 2-3 लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए। ज़्यादा बड़ा बनेगा तो न्यूसेंस क्रिएट होने लगती है, दूसरी चीज़ें भी होने लगती हैं। 2-3 लोगों का बड़ा अच्छा सा ग्रुप बनाइए और पढ़िए। चाहे आप फिर वो प्रैक्टिस में जा रहे हैं, चाहे आप जज बनना चाहते हैं, चाहे आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं। आज की डेट में लॉ में हर फील्ड में बहुत स्कोप है। वकालत में आप जितना चाहें उतना आगे बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने मेहनत करी है। हम जब मेहनत नहीं करते तो हम कहते हैं बढ़ नहीं पा रहा, आगे कुछ हो नहीं पा रहा, या ये मज़ेदार चीज़ नहीं है। तो ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। अगर आप चाहते हैं वास्तव में ऊंचाई पर जाना, अभी हम लोग लंच में बात कर रहे थे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण मैंने दिया, देखिए क्या होता है जो मैंने महसूस किया है। हमें सपोज बिल्डिंग बनानी है, एक 10 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, 50 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है। दोनों ही बिल्डिंगों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उनकी फाउंडेशन भरनी होगी। क्या दोनों बिल्डिंगों की फाउंडेशन एक सी होगी? no. एक 50 मंजिल की है, एक 10 मंजिल की है, कुछ अंतर होगा दोनों की फाउंडेशंस में। तो सबसे पहला काम क्या है, फाउंडेशन बनाना। तो यानी कि आपको डे 1 पे तय करना पड़ेगा कि आप कितनी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं। आज ही अपने बेसिक्स को, अपने फाउंडेशंस को बहुत मजबूत करिए, तभी ऊंची से ऊंची ऊंचाई पे पहुंच पाओगे। वरना 10 मंजिल तक की मेहनत करिए आपने, 10वीं मंजिल बना ली, उसके बाद कह रहा है वो मालिक बिल्डिंग का, यार इसको 10 और बना लें ऊपर। अब क्या अब आप 10 बन पाएंगे और आगे? क्या 20 बन के वो खड़ी रहेगी बिल्डिंग? ढह जाएगी। तो ये तो आप आज ही तय करें कि आपको अपने इस क्षेत्र में कितनी ऊंचाई तक जाना है, और उसी के हिसाब से मेहनत आपको करनी है। और जब आप मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है जीवन में पाना। जब मैं ये सोचता हूँ जब मेरे जैसा इंसान यहाँ तक पहुँच सकता है तो कोई भी पहुँच सकता है।
कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा और बस मेहनत करते रहे, गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहे, जहाँ से जो मिला सीखने के लिए। मैंने आईपीसी पर भी 11 बुक पढ़ी हैं, केवल आईपीसी के 11 राइटर्स मैंने अलग अलग पढ़े हैं। हमेशा मेरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी अभी तक बताया है, ये सब मैंने खुद किया है। जब आप अलग अलग राइटर्स को पढ़ते हैं तो आपके पास, लेकिन हाँ, एक साल में तो नहीं पढ़ सकते, नो डाउट। होता क्या है, जैसे आईपीसी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया, तो क्या अगले 5 सेमेस्टर हम आईपीसी पढ़ने वाले हैं दोबारा? नो। क्यों? सिलेबस में नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आईपीसी सिलेबस में है नहीं है, है सर। तो उसके अगले 5 सेमेस्टर आईपीसी पढ़ते हैं? नो सर। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। जो हमें चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद उससे टच खत्म हो जाता है। अब 3 साल बाद लॉ पूरा हो गया, हम कोर्ट में चले गए, आईपीसी तो सारे भूल गए हम लोग। तो अगर आपको ये चाहते हैं कि उस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो जो कोर सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ उनको तो जरूर पढ़ते रहें, चाहे किसी भी माध्यम से, किसी भी बहाने। उनको जब भी समय मिले, आपका आईपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया। नाउ जूरिस्प्रूडेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ये दोनों भयंकर सब्जेक्ट्स हैं, बहुत काम आते हैं। जब बड़ी बड़ी समस्याओं में हम फंस जाते हैं ना, तो यही सब काम आता है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए क्या करते हैं, वो बिल्कुल जड़ में जाके बात करते हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो जब आप पिन पॉइंट पर प्रॉब्लम को पहुंच जाते हैं समझने के लिए, तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं रहती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ यहीं, काफ़ी समय मैंने आप लोगों को लिया। नहीं सर। जब आप किसी प्रोविजन को पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप एक काम करिए, एक तो है कि हम उसकी गहराई में उतर जाएं, तो गहराई में उतरने से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा हमें, तो आप क्या करिए, आप बाहर निकल आइए। जिस प्रोविजन को पढ़ रहे हैं, जिस सेक्शन को आप पढ़ रहे हैं, जिस आर्टिकल को आप पढ़ रहे हैं, उस आर्टिकल की नोट देख लीजिए, क्या हेड नोट क्या है उस आर्टिकल का, उसका सेक्शन हेडिंग क्या है। शायद आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी उस हेडिंग को पढ़ते। जो आधे घंटे से इधर उधर हम तैर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ है समस्या, वो आपको केवल एक हेडिंग पढ़ने से समझ में आ जाएगी। अब पता लगा उस हेडिंग से भी काम नहीं बना, अब क्या करें सर? तो जिस चैप्टर का वो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम पढ़ लीजिए, तो आप अपने माथे में हाथ मारेंगे, हम तो बहुत बड़े बेवकूफ हैं। और ये भी हो सकता है उस चैप्टर के बाद भी समस्या हल नहीं हो रही, तो उस किताब का नाम पढ़ लीजिए जो उनसे आप पढ़ रहे हैं, और बाहर निकल आइए। तो पता लगा किताब तो सीपीसी की पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सोच रहे थे। और ये होता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ। और पुनः 70वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस पहले थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स जो आपने आज यहाँ पर